गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 28 फरवरी 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन वी हैव न्यूज एंड एमसीक्यू। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर द लेक्चर, लाइक द लेक्चर इफ यू जेन्युइनली लाइक इट एंड डू पुट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूक्रेन एज स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। क्या यूक्रेन एक बलि का बकरा है? अगर एक एंगल से देखा जाए तो लगता है कि हाँ, यूक्रेन एक बलि का बकरा ही है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएसए, नाटो, फिर यूके, फ्रांस, जर्मनी, जो भी नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप कह सकते हैं एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है और दूसरी तरफ रशिया है। और इन दोनों के बीच में पिस चुका है यूक्रेन। अब यहां पर जो यूक्रेन में चीजें हो रही हैं, आई एम श्योर वी ऑल नो मैनी थिंग्स अबाउट इट। ऑलरेडी मैंने इसी विषय पर 3 अलग से लेक्चर्स जो हैं वो भी बनाए हैं। वो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी। और इससे पहले भी हमने इसी सीरीज में, एडिटोरियल एंड आर्टिकल सीरीज में, इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की है। तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में, इस विषय के साथ जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें जो है वो पता है। अब विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार हमें इस प्रकार की इतने लेवल पर बड़ी सिचुएशन जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रही है। और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने बात की थी कि कैसे वेस्ट एशिया जो है, ये यूएई और सऊदी अरेबिया, यमन, इराक, इजराइल, ये सारा जो पूरा क्षेत्र है, मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र, तो जनरली ये युद्ध जैसी सिचुएशन यहां पर चलती रहती है। कुछ अफ्रीकन देशों में भी ये चीजें होती रही है। और यही 2 प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहां पर हमें ये चीजें देखने। अगर आप देखें साउथ अमेरिका, अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो वहां पर ऐसे युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं देखने को मिली है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। और ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, तो वहां पर भी नहीं है। ये सिर्फ इसी जगह पर वेस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में। लेकिन यूरोप में विश्व युद्ध 2 के बाद मीन्स इतने बड़े लेवल पर पहली बार हमें ये चीज देखने को मिल रही है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि जनरली एक बहुत ही क्वाइट और बहुत ही प्रॉस्परस यूरोप जो है, तो वहां पर युद्ध जैसी सिचुएशन है। रशियन आर्मी जो है, हमने देखा न्यूज में भी, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वहां तक पहुंच गई। और इसके अलावा दूसरे जो उनके बड़े सिटीज हैं, तो वहां पर भी रोड पर उन रशियन टैंक्स और उनके बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक्स और ये सारी चीजें, और रोड पर भी फाइटिंग जो है वो हो रही थी। ऐसे विजुअल्स भी सामने आए हैं। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सैटरडे की बात है, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और मैंने इस पूरी जो ये घटना है, पूरा ये जो इंसिडेंट है, उसको एक अलग से जो लेक्चर मैंने बताया है, इंडिया यूएनएससी रशिया, उसका थंबनेल है, तो वो देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बट लेट मी टेल यू कि 11 देशों ने विरोध किया। टोटल 15 देश हैं, राइट? तो इसमें से 5 परमानेंट देश हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट देश हैं। तो इन 5 परमानेंट देशों में से 3 देश, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, अब बेग पार्डन, जर्मनी इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है, यूके, यूएस और फ्रांस, ये 3 जो देश हैं, उन्होंने तो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। उनके अलावा जो ये 10 देश हैं नॉन परमानेंट, उन 10 देशों में से आप पकड़ लीजिए कि कितने, 8 देशों ने सपोर्ट किया। इंडिया, यूएई और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की, जिन्होंने मीन्स अपने आप को एब्सटेन रखा, दूर रखा, वोटिंग ही नहीं की, यस भी नहीं कहा, नो भी नहीं कहा। और रशिया जो है, क्योंकि ये परमानेंट, जो P5 हम कहते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। तो रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस रेजोल्यूशन को क्वॉश कर दिया, इसको ठुकरा दिया।
व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि उन्होंने स्पेशल फोर्सेस ईस्टर्न यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम दिया है। वो कहते हैं कि पीस कीपिंग फोर्सेस को उन्होंने डिप्लॉय किया है। और अगर कुछ दिनों पहले की बात करें, कुछ हफ्तों पहले की बात करें, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रशिया गए, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उसके बाद वो यूक्रेन गए, वहां पर उन्होंने वोलोदोमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की। और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स वो गए पुतिन साहब के साथ, उन्होंने डिस्कशन की। और ये दोनों मीटिंग्स के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने या फिर रशिया ने जो डोनबास वाला रीजन है, डोनबास यानी कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं दोनियास्क रीजन और लुहांस्क रीजन, तो इस दोनों एरियाज को एक साथ डोनबास कहा जाता है। तो ये जो डोनबास रीजन है, इन दोनों क्षेत्रों को उन्होंने ये कहा, व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया ने ये कहा कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड दोनियास्क पीपल्स रिपब्लिक इन ईस्टर्न यूक्रेन। और ये उनकी जो पार्लियामेंट है वहां पर इस बिल को पास भी किया गया और इन दोनों क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया। अब एक चीज बताऊं कि ये पूरा रीजन तो नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में है, तो ये पूरा पोर्शन जो है 2014 से जब से जो क्रीमिया वाला पोर्शन, ये रहा क्रीमिया देखिए, और ये दोनियास्क और लुहांस्क एरिया है, तो ये जो क्रीमिया पोर्शन 2014 में एनेक्स कर लिया, तब से ये दोनों रीजन जो हैं, ये क्षेत्र जो हैं, ये भी रेबल्स के पास ही, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रशिया के पास ही हैं। और क्योंकि ये रशिया के पास हैं, तो कॉन्स्टेंटली हमें यहाँ पर स्क्रिमाइसिस, यानी कि पिछले कितने 7-8 सालों से यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ झगड़े, ये सारी चीज़ें हमारे नेशनल पेपर में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप अप एंड डाउन्स जो हैं वो फाइटिंग इस प्रकार की देखने को मिलती रहती है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस रीजन। शायद ये डोनबास रीजन के बारे में ये चीज़ आपको पढ़ने को ना मिले, लेकिन यू मस्ट नो दिस फैक्ट एज वेल, कि ये जो डोनबास रीजन है, पूरा रीजन, ये यूक्रेन में का जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व अगर किसी एरिया में, लार्जेस्ट कोल रिजर्व अगर किसी एरिया में है, तो वो डोनबास एरिया में है। तो ये भी पॉइंट जो है अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, ये है यूक्रेन और ये रहा रशिया। अब ये कुछ देश एस्टोनिया, लतीविया, लिथुएनिया, ये सारे नेटो के मेंबर बन गए। फिर पोलैंड हैं और दूसरे देश जो हैं वो भी नेटो के मेंबर बन गए। अब बात आ रही है दो देशों को नेटो के मेंबर बनाने की। एक तो ये वाला देश है यूक्रेन, राइट, और एक देश जो है वो यहाँ पर है, इसको कहते हैं जियोर्जिया। अब ये देश जो हैं, ये दोनों देश को परमानेंट मेंबर अगर बनाया जाएगा, तो जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ पर तो नेटो की फोर्सेस हैं, फिर यहाँ पर भी नेटो की फोर्सेस आ जाएगी और यहाँ पर भी नेटो की फोर्सेस आ जाएगी। तो बेसिकली रशिया जो है वो एक तरफ से नेटो से गिर जाएगा। बेलारूस जो है वो अभी तो रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं बेलारूस के, तो वो नेटो को कभी अलाउ नहीं करेगा, लेकिन बाकी एक तरफ पूरी उनकी बॉर्डर जो है वो इससे गिर जाएगी नेटो फोर्सेस से। तो ये चीज़ पुतिन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर ये इश्यू हुआ। अब नेटो जो है वो एक्सपांशन करना चाहता है और रशिया जो है वो इस एक्सपांशन का जबरदस्त विरोध कर रहा है। यूएसए और ईयू, यूरोपियन यूनियन के लिए यूक्रेन एक प्रकार का बफर जोन है बिटवीन उनके बीच में और रशिया के बीच में एक प्रकार का बफर जोन है। तो ऐसा ही इसका लगता है इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पहले बातें होती थी कि वी विल डू दिस एंड दैट, लेकिन अब नेटो जो हैं, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि नेटो के जो चीफ हैं तो उन्होंने ये कहा कि हम नेटो फोर्सेस को यूक्रेन में नहीं सेंड कर सकते, हम वहां पर उनको नहीं भेज सकते क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। अब यूक्रेन को एक तरफ से उन्होंने अकेला छोड़ दिया है, एक एंगल से देखा जाए तो अकेला छोड़ दिया। वो कुछ मशीन्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों के अंदर आप मीन्स आपको अगर कोई सिस्टम दी जाएगी तो उस सिस्टम को आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते कि बटन्स दबाए और सिस्टम यूज़ करें। इट्स नॉट लाइक ए वीडियो गेम, आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा और अभी ऐसी हालत में आप कहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे।
और रशिया और यूएसए ने दोनों ने पूरी कोशिश कर ली है कि वो यूक्रेन को अपने पास रखे। रशिया ने कोशिश की, यूक्रेन एक लंबे समय से रशिया प्रो रशियन गवर्नमेंट ही थी वहाँ पर, और 2014 में ये जो क्रीमिया वाला इश्यू हुआ उस टाइम पर उस जो प्रेसिडेंट थे वो फिर रशिया मींस यूक्रेन को छोड़कर रशिया चले गए, और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो सत्ता में आए, और ये सारी चीज़ें अभी जो हो रही हैं इसमें यही है कि अगर आप रशिया के खिलाफ वाली सरकार लेकर आते हैं तो रशिया को पसंद नहीं आएगा, और अगर आप प्रो रशियन सरकार लेकर आते हैं तो फिर यूएसए को पसंद नहीं आएगा। और हकीकत में देखा जाए तो कुछ एग्रीमेंट्स साइन करने के बावजूद भी नेटो जो है वो धीरे धीरे कुछ देशों को अपने कंट्रोल में लेता गया, अपनी अम्ब्रेला में लेता गया, और यही चीज़ से रशिया बिल्कुल ही नाराज़ है। और वो नेटो का या फिर ये जो यूएस लेड नेटो है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना यह है कि यूएसएसआर के बिखरने के बाद जो सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो इस वैक्यूम को वो फिल अप करना चाहते हैं, और वो फटाफट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 1991 के बाद जो है रशिया बहुत ही वीक हो गया था। तो रशिया फिर से अपने पीक पर पहुंचे, अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचे, उससे पहले ये देश जो है वो रशिया को इस साइड से तो एटलीस्ट घेर लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया भी उतना इजीली ये सारी चीज़ें होने नहीं देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम। द हिंदू का ये आर्टिकल है, एक रिपोर्ट रिलीज किया है नेशनल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो प्लास्टिक वेस्ट है, यानी कि लेट्स से जहां जहां पानी है वहां जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो चुका है, ये 2040 तक अभी जितना है उससे ट्रिपल साइज में हो जाएगा, 3 टाइम्स। अभी जो है दैट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। अगर 3 टाइम्स ये हो गया तो जस्ट इमेजिन कि कितनी खराब हालत होगी। आप देखिए, ये कोई स्विमिंग पूल की पिक्चर नहीं है, राइट, ये प्रॉपर नेचुरल जो समंदर है वहाँ की तस्वीर है, और आप देखिए कि यहाँ पर नेचुरली मछलियाँ तैर रही है और यहाँ पर हर जगह पर प्लास्टिक है। कितनी अलग अलग जगहों से प्लास्टिक जो है वो फाइनली समंदरों में एंटर हो रहा है। प्लास्टिक्स इन द ओशियन, एक तो माइक्रो प्लास्टिक है, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो हवा के साथ उड़कर कहीं ना कहीं जो है वो समंदर में मिक्स हो जाते हैं। फिर ये जो बोट्स हैं बड़ी और उनकी नेट्स जो हैं, जो मछलियाँ पकड़ने की नेट्स हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोज ऑफ प्लास्टिक इन ओशियन। और इसके अलावा जो हमारी नदियां हैं, तो यहाँ से भी प्लास्टिक समंदरों में एंटर होता है। फिर बहुत सारे शहरों में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करती हैं कि वो समंदर में सारी चीज़ें जो हैं वो डाल देते हैं आज भी, राइट। समंदर में ये प्लास्टिक और सारी चीज़ों को ओपनली डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड देश, वो एक बड़ी सी बोट होती है, एक बड़ा सा जहाज, एक शिप जो है, उसमें ये सारा प्लास्टिक जो है वो भर कर ले जाते हैं और फिर समंदर में ऐसे ही डंप कर देते हैं और वापस आ जाते हैं, और इसके लिए वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। और फिर जस्ट इमेजिन कि कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, व्हेन आई से वाइल्ड एनिमल आई एम टॉकिंग अबाउट मराइन एनिमल्स जो हैं, आपकी डॉल्फिन्स आ गई, आपकी वेल्स हैं, टोटोइज, तो कितने सारे ऐसे जो भी, टर्टल, नॉट टोटोइज टू बी प्रिसाइज, इट इज टर्टल। टोटोइज जो होते हैं वो जमीन के होते हैं, टर्टल जो है वो पानी के होते हैं। दैट्स द डिफरेंस इफ यू डोंट नो। एंड सी हियर, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज यूएसए और ये है मैक्सिको, और यहाँ से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा पैच है। मीन्स ये कितना बड़ा पैच है, जस्ट इमेजिन 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कैन यू इमेजिन के कितना बड़ा ये पैच होगा, और इतना सारा प्लास्टिक है इसमें। 8% माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, 13% मेसोप्लास्टिक्स हैं, 26% मैक्रो प्लास्टिक्स, 53% मेगा प्लास्टिक्स। और मैंने इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, और इट्स सो हॉरिड, आप देख नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यार समंदर में कितना सारा क्षेत्र जो है वो प्लास्टिक से घिरा हुआ है। 99% ऑफ एवरीथिंग हियर इज प्लास्टिक। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, 46% कंट्रीब्यूशन किसका है, फिशिंग गियर का है। जो नेट होती है ना,
वो नेट ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, नेट में कोई इश्यू हो जाता है तो उसको डंप किया गया, तो नेट की वजह से ये सारा ये, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो लेकर यहाँ पर डंप करके चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर ये पैच जो है वो बढ़ता जा रहा है. The United Nations Environment Assembly meeting in February-March 2022 में finalize a way forward for global cooperation in this regard. अब एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में अभी हाल ही में मीन्स नज़दीक के दिनों में ये मीटिंग होगी यूएन एनवायरनमेंट असेंबली की, और इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कैसे हम ग्लोबली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, प्लास्टिक जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो भी रीजनेबली ईजी है, लेकिन इसको डीकम्पोज करना जो है वो एक बहुत ही तकलीफदायक, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. बनाना तो ईजी है, लेकिन इसको मिटाना जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. तो या तो हम कुछ ऐसा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू या फिर ऐसी कोई चीज़ ढूंढ लें जिससे हम प्लास्टिक को ऑन द स्पॉट डीकम्पोज कर सके, तो ऐसा हो सकता है, वरना फिर हमारा कंजम्पशन जो है उसको हमें रोकना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा. प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो रिसाइकलिंग है वो ना के बराबर हो रहा है, और इसकी वजह से ये प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हुआ है. और जैसा हमने देखा कि मराइन फिशरीज और वाइल्ड लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से प्रभावित हैं. अब आप ऑल ऑफ द सडन अब अगर इसको बंद कर देंगे तो लाइवलीहुड के इश्यूज भी आएंगे. बहुत सारे लोग जो है वो प्लास्टिक के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्लास्टिक के बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं. तो उनके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होगा? दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक की वजह से जो दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है ये मराइन लाइफ के ऊपर, तो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मछुआरों के ऊपर हो रही है. आज मछुआरों के पास कम जो एक वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो कम क्वांटिटी में उनको मछली मिलती है. उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न है कि एक तो हमने बात की थी वो बॉटम ट्रोलर्स, सैटरडे को ही बात की थी, और बॉटम ट्रोलर्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, ऊपर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से मछलियाँ जो हैं तो उनके भी रिप्रोडक्शन में एक बदलाव हमें देखने को मिला है. तो ये सारी चीज़ें ऐड होके मछुआरे जो हैं उनका जीवन डिफिकल्ट बना रही हैं. तो यहाँ पर हमें एक सोशल कॉस्ट जो है उसको ढूंढना पड़ेगा कि प्लास्टिक कंजम्पशन का सोशल कॉस्ट क्या है, कि मछुआरों के जीवन के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रही है और दुनिया भर के मछुआरों के ऊपर, तो इसके बारे में क्या होगा. फिर अगर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे करके वाइप आउट किया जाए, ये सारे जो ऐसे लाइक पॉलीथीन बैग फॉर एग्जांपल, जो क्या कहते हैं उसको, वन टाइम यूज प्लास्टिक जो होते हैं ना, ऐसी जो चीज़ें होती है, तो उसको बंद करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अफेक्ट होगी. लेकिन वी हैव टू टेक ए हार्ड डिसीजन, क्योंकि ये चीज़ चलती रही तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम. तो उनको कैसे शिफ्ट किया जा सकता है और कंजम्पशन को हम कैसे रोकें, कैसे लोगों को प्रभावित करें कि वो कम, क्योंकि जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे चीज़ों के उतना ही उनको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगा. और बहुत सारे देशों ने प्लास्टिक को बैन भी कर दिया है, और कई देशों में तो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और टैक्सेस तीनों लेवल पर हैं. प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अगर आप खरीद रहे हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, तो उसका रॉ मटेरियल और उसके ऊपर भी बहुत टैक्सेस होते हैं. फाइनल अगर कंजम्पशन करें तो भी, और डिस्पोजेबल के भी ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं. तो एक प्रकार का डिटरेंस जो है वो तैयार किया जाता है कि आपको लगेगा कि यार प्लास्टिक यूज़ करने से तो अच्छा है कुछ अल्टरनेटिव. तो ऐसा कुछ टैक्स स्ट्रक्चर जो है, डिटरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, वो हमें ढूंढना पड़ेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्लायंस. हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि कई जगहों पर प्लास्टिक बैन है, तो जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडी के लोग आते हैं वो फाइन लेकर चले जाते हैं, दैट्स इट. अब आपने एक बार फाइन, फिर वो व्यक्ति जो है वो वही करेगा, मीन्स उसने फाइन दे दिया, फिर उनको पता है, मीन्स दिस इज हाउ इट वर्क्स. हाँ, दिस इज रियलिटी में ऐसे काम करता है ये चीज़. आपकी दुकान पर एक बार आया, दैट्स इट, फिर वो दोबारा नहीं आएंगे. तो वो आपके वहां पर आपको चीज़ें सिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं. उनका एटीट्यूड देखा आपने, एक बार आपकी दुकान पर आ गए तो फिर दूसरे दिन वो चेक करने नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि आपको कर लिया. मीन्स ऐसे थोड़ी होता है. आप अगर चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो प्रोडक्शन लेवल पर, कंजम्पशन लेवल पर और डिस्पोजल लेवल पर, तीनों लेवल पर अगर काम करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तभी वो दुकानदार जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. और अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव में कपड़ों की थैली और ये सारी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा प्लास्टिक का इस्तेमाल करें कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको डिस्पोज करें या फिर रीयूज़ करें। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर अभी काम करना ज़रूरी है, वरना ये सारी चीज़ें जो है वो एज वी नो कि जो डंप बढ़ता जा रहा है तो प्रॉब्लम भी बढ़ता जाएगा। तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस और सब्सिडीज को मिटाकर नए अपग्रेडेड टैक्सेस को ऐड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक का क्या क्या कहाँ पर हम कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, और कोई सब्सटीट्यूट डेवलपमेंट, इसका कोई रिप्लेसमेंट के लिए R&D के ऊपर R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। और अगेन वेस्ट मैनेजमेंट, क्या हम इनसे रोड्स बना सकते हैं जो प्लास्टिक्स हैं, तो हाँ ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। मीन्स कुछ कुछ देश जो हैं वो ये भी कर सकते हैं कि पैसिफिक से जो भी प्लास्टिक हैं वहाँ पर, तो वो सारा कलेक्ट कर लिया लेट्स से, या फिर उसमें से कुछ चंक जो है वो कलेक्ट कर लिया, उसको रिसाइकल करके उसके रोड्स बना लिए। तो ऐसा कुछ जो है वो किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पर। ऐसी जो अभी मीटिंग चल रही है इसमें कुछ ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं। Then we have next topic, no quick fix, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हाल ही में एक वेबिनार को एड्रेस करते हुए यूनियन बजट और हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया है कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ छोटे छोटे देशों में मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। तो उनका ये आग्रह था कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको हम इनकरेज करें, और स्टेट्स जो हैं, राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर की मदद करें, और हमारे देश में हम मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बढ़ाएं ताकि हमारे देश के बच्चे जो हैं उनको दूसरे देशों में मेडिकल साइंस एजुकेशन के लिए जाना ना पड़े। अब यूक्रेन जो है उसके बाद ये बात मीन्स थोड़ी रेलेवेंट भी है, क्योंकि यूक्रेन में हमारे देश के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फंस चुके हैं। अब धीरे धीरे वो पोलैंड की बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। तो ज़्यादातर ये जो यूक्रेन पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, स्टूडेंट्स, तो वो मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। द डायनामिक्स ऑफ इंडियाज मेडिकल एजुकेशन सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स, और रशिया, चाइना और यूक्रेन जो हैं ये अफोर्डेबल प्राइस में रीजनेबली गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है लोगों का वो होता है USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, ये कुछ देश जो हैं, तो वहाँ पर अगर एडमिशन मिल गया तो दैट इज़ गुड, लेकिन इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। USA, UK और जर्मनी और फ्रांस और ये सारे देश जो हैं ये बहुत ही कॉस्टली हैं। तो अगर आपको एक सब्सटीट्यूट चाहिए कम दाम में, और कम दाम में अगर आपको रीजनेबली गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो ये रशिया, चाइना और यूक्रेन है। और वी नो हाउ थिंग्स गोइंग ऑन इन यूक्रेन एंड रशिया एट प्रेजेंट। अब मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर आपको एक तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट? आपको ज़मीन, इक्विपमेंट, ट्रेंड फैकल्टी, ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप नए डॉक्टर्स और नर्सेस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी के सिर्फ ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल लेने से कुछ नहीं होगा, राइट? आपको चाहिए ट्रेंड पर्सोनल, और ट्रेंड पर्सोनल के लिए आपको अगेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये तब तक नहीं होगा जब तक सरकार जो है वो हेल्थ केयर को एक सेंटर पीस के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीबिल्डिंग के सेंटर पीस तक हम इसको ना देखें। हम अगर फैक्ट्रीज और इन सारी चीज़ों को ही देख रहे हैं, और मेडिकल एजुकेशन या फिर इन जनरल अगर आप हेल्थ सेक्टर जो है उसको अगर हम टॉप लेवल तक नहीं रखेंगे, तो फिर शॉर्ट टर्म में ये फैक्ट्रीज और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जॉब्स जनरेट कर लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम जितनी रोबस्ट होगी आपकी, उतना ही आपको फ़ायदा। देखिए यूक्रेन जो है तो उसकी हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छी है, और इस वजह से वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस इतनी अच्छी डेवलप हुई है, और आज करोड़ों रुपए हर साल जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर खर्च करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और मेडिकल एजुकेशन लेकर फिर वापस भारत आते हैं या फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिर्फ ये वेस्ट नहीं है। व्हेन यू इन्वेस्ट तो आपको उसके लॉन्ग टर्म फायदे जो हैं वो मिलते रहेंगे, और आपकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो भी हेल्थी होती जाएगी। अब अगर आप ज़्यादा कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी से कमिटेड नहीं है, तो जो इंजीनियरिंग सेक्टर में हुआ था वो होगा।
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो गए, आपको पता होगा। और फाइनली क्यों हुआ, मीन्स ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद, डिग्रीज प्राप्त करने के बाद भी ये पाया गया कि ये जो हमारे नए इंजीनियर्स थे वो उनके पास वो स्किल्स नहीं थी, उनके पास वो सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज आ गई लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की स्किल नहीं थी। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि इंडिया के इंजीनियर्स जो हैं वो आप एम्प्लॉय उनको, मीन्स आप उनको जॉब नहीं दे सकते वो आपकी कंपनी में, क्योंकि वो मिसफिट हो जाते हैं। उनकी एक अलग से, उनकी जिस प्रकार से ट्रेनिंग हुई है तो आप उनको रीट्रेन नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन ना हो मेडिकल सेक्टर में, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा, सरकार को ही इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा और धीरे धीरे फिर प्राइवेट सेक्टर इसमें ऐड होगा। लेकिन अगेन, क्वालिटी इज द किंग, रिमेंबर। नेशनल साइंस डे, द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज 28 फरवरी है और आज सर सीवी रमन साहब ने जो लाइट स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट जो है, इसकी शोध की थी। तो इसी दिन को हम नेशनल साइंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं और भारत सरकार जो है एक साइंस वीक सेलिब्रेट कर रही है, इसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूजयते। अब ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट मिला इस आर्टिकल से कि साइंस जो है ना, साइंस किसी देश का नहीं होता है, राइट। साइंस जो है वो यूनिवर्सल होता है। और अगर हम किसी व्यक्ति, देखिए सीवी रमन हमारे देश के थे और उनकी बर्थ डेट या फिर उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों ने साइंटिफिक डिस्कवरीज की है वो किसी एक देश से लिमिटेड नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। ये सभी देशों के हैं, वो हमारे तो हैं ही, लेकिन उतने ही वो चाइना के भी हैं, उतने ही वो यूएसए के भी हैं। सेम थिंग गोस कि चाइना के कोई भी साइंटिस्ट है तो वो भले ही चाइना में जन्म हुआ, लेकिन उनका जो काम है, उन्होंने जो किया है, वो किसी एक सोसाइटी के लिए नहीं किया है, उन्होंने तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया है। जैसे म्यूजिक और डांस और पोएट्री जो है वो यूनिवर्सल है, वैसे ही साइंस भी यूनिवर्सल है। कहते हैं फ्रीमैन डाइसन, उनकी एक किताब है द साइंटिस्ट एज रेबल। एक साइंटिस्ट जो होता है वो एक क्रांतिकारी होता है और जितने भी समाज के अलग अलग ऐसे बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स को तोड़ने का काम जो है वो साइंटिस्ट करते हैं। हमने साइंटिस्ट को कभी इस एंगल से नहीं देखा, हमने साइंटिस्ट को ऐसे ही देखा है कि वो लैब में होते हैं और नई डिस्कवरी करते हैं, और जो एक स्टीरियोटिपिकल वो हैं कि लंबे लंबे घुंघराले बाल और सफ़ेद बाल हो गए, वाइट कोट पहन के यहाँ वहाँ घूम रहा है तो और केमिकल्स के साथ खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मीन्स वो एक, चलो ठीक है कि वो ऐसे ही दिखाए जाते हैं फिल्मों में, तो वो स्टीरियोटाइप हो चुका है, इट्स गुड, इट्स ओके। लेकिन मैं, आप, हम सब जो हैं वो अलग अलग लेवल पर हम साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया। आज मैं और आप जो चीज़ें यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या है, वो साइंस ही है ना। हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, भले ही वो पॉलिटिकल क्षेत्र के हों, जियो पॉलिटिकल क्षेत्र के हों, प्लास्टिक वेस्ट को फाइट करना हो, जो भी है, युद्ध बंद करने के बारे में अगर हम डिप्लोमेटिक साइंस आप पकड़ लीजिए, तो अगर हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते रहें और इसके फ्लो को बढ़ाते रहें, हर डायरेक्शन में हम हमारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, दैट इज साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब, साइंटिफिक व्यू पॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे नहीं पता है, राइट, उसको मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। आई गिव यू वन एग्जांपल। लोग कहते हैं कि भूत होते हैं या नहीं, राइट। अब भूत या फिर ऐसी कोई एनर्जीज जो हैं वो होती हैं या नहीं। अब कोई ऐसा कहेगा कि ऐसा होता ही नहीं है और कोई ऐसा कह देगा कि हाँ ऐसा होता है। जो कहता है कि हाँ ऐसा है तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति है, और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ों पर नहीं मानता, तो आप कहते हैं कि ये घमंडी व्यक्ति है। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ने ये चीज़ देखी तो नहीं है, महसूस नहीं की है, बातें सुनकर हमने विश्वास कर लिया। किसी ने ये विश्वास कर लिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो उसने वो मान लिया, किसी ने कहा कि ऐसा होता है और उसने ये मान लिया। लेकिन एक साइंटिफिक व्यक्ति जो है वो हमेशा पॉसिबिलिटी को खुले, एक साइंटिफिक दिमाग जो है वो पॉसिबिलिटीज को खुले रखेगा कि अगर ऐसा कुछ है तो अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे मैं ऐसी एनर्जीज को देख सकूं, लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी आएगी देन वी विल सी, देखेंगे कि क्यों ऐसी आत्माएं जो हैं वो भटकती रहती है, सच में भटकती हैं या नहीं भटकती है, तो वो प्रूव करने की कोशिश की जाएगी।
इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट? तो ये किसी भी क्षेत्र में आप ऐड कर सकते हो। और आपको याद होगा हमारे देश में एक मान्यता थी बहुत पहले कि अगर आप समंदर पार करते हैं तो आप भ्रष्ट हो गए और आपको अपनी कास्ट में से निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें थी, राइट? एक समय पर ये सारी मान्यताएं थी और फिर हमारे देश के बहुत सारे जो लोग थे वो दूसरे देश गए और वापस आए। ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पर आपको पता होगा ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें ये म्यांमार और वहाँ पर ले गए, तो वहाँ से वापस आए तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको कास्ट में से निकाल दिया कि आपने कहा कि यार आप तो समंदर जाकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आज हम क्रूज़ में जाते हैं, एरोप्लेन पर बैठकर समंदर क्या पूरी दुनिया के चक्कर लगा कर आ जाते हैं। तो देखा कैसे साइंस की तरक्की हुई और कैसे धीरे धीरे ये सारी सोशल मान्यताएं जो थी, जो गलत चीज़ें थी, अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे ख़त्म। तो ये सारे साइंस के जो इनोवेशंस हैं, इनोवेशंस हैं, उन्होंने हमेशा एक रेबल यानी कि एक नए जोन में एंटर किया है। और हमारे देश में हम देखते हैं कि ये हमारे घरों में ये चीज़ होती है, राइट? कि जो कहते हैं ना कि ये चीज़ ऐसा, आप प्रश्न पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि नहीं, बड़ों के सामने मत बोलो। तो दैट इज़ नॉट साइंटिफिक कि भाई आप बड़ों के सामने मत बोलो। ऑफ कोर्स बीइंग रूड इज़ नॉट नाइस, लेकिन अगर आप लॉजिकल प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, और उसका अगर कोई जवाब ही नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि कहा ना बड़ों ने कहा तो वो मीन्स आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने कुछ कहा है तो वो सत्य ही है, वो ट्रूथ ही है, ऐसा एक्सेप्ट कर लेना भी अनसाइंटिफिक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कुछ बातें बताई जाती हैं तो उनको लॉजिक के आधार पर भी हमें देखना चाहिए, राइट? फिर कई हम एल्डरलीज को देखते हैं तो वो भूतों की बात करते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ था या फिर उनके साथ हुआ था। आप हमेशा देखेंगे कि किसी थर्ड पार्टी के साथ ही कुछ हुआ होता है, राइट? कि उनके साथ ऐसा हुआ था और ये हुआ था एक्सेट्रा, लेकिन कोई साइंटिफिक इंक्वायरी इसके ऊपर नहीं होती है। और ऐसा जब भी कोई व्यक्ति कहता भी है तो भी अगर कोई ऐसा कहेगा कि इसको साइंस के, तो फिर कहेंगे कि ये तो बहुत ही रूड है, ऐसा है। तो ये कल्चरल शिफ्ट की एक आवश्यकता तो है ही, और साइंटिस्ट जो हैं उनसे हम यही सीख सकते हैं। साइंटिस्ट की स्पेशल ड्यूटी यही है कि वो फ्री और अनफेटर्ड एक एनवायरनमेंट जो है, इंटेलेक्चुअल एम्बियंस जो है, उसको फोस्टर करें, उसको क्रिएट करें। और नेशनल साइंस डे के दिन पर हमें यही चीज़ को सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है कि हम लॉजिक और रैशनैलिटी और एक ओपन माइंडेडनेस से हम चीज़ों को देखें, और कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट से हम समाज का भला कर सकते हैं और ओवरऑल ह्यूमैनिटी जो है उसको और ज़्यादा पीसफुल बना सके, राइट? और ज़्यादा हम एंजॉय कर सके लाइफ को। तो इस दिशा में हम साइंस को ले जा सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड। अब बात करते हैं न्यूज़ आइटम की। तो फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इज अंडरवे, वोटिंग 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मणिपुर की बात हो रही है ऑफकोर्स। और उत्तर प्रदेश में जो फिफ्थ फेज था तो उसमें 57% वोटर टर्नआउट हुए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग गठित की है और इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके इवैक्यूएशन को टॉप प्रायोरिटी दी है भारत सरकार ने। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर जो रशिया और यूक्रेन के हैं उनको कहा है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम बहुत ही चिंतित हैं। और गति शक्ति वेबिनार को आज एड्रेस करने वाला है प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ जो रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है तो अब सरकार ने कॉम्पनसेशन जो है वो 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले कुछ 20 या फिर 25,000 ऐसा कुछ था। नेशनल साइंस डे के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। और आज मोरारजी देसाई का बर्थडे है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रिब्यूट मीन्स उनको याद किया है आज। केरला में अब सिनेमा घर जो हैं वो फुल सिटिंग कैपेसिटी में ऑपरेट कर पाएंगे। और यूरोप कनाडा जो हैं उन्होंने रशियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और यूक्रेन ने ये कहा है कि 352 सिविलियंस की मृत्यु हुई है और 14 बच्चे इसमें शामिल हैं। और चाइना और यूएसए जो हैं वो इंडो पैसिफिक में ताइवान स्ट्रेट में मसल्स जो हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। और जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था तो इसका जवाब है चाइना।
रशिया का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है उसका लगभग 20% जो है वो चाइना के साथ वो बिजनेस करता है। और यूक्रेन से हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है बताइए? मैत्री, शक्ति, गंगा या फिर देवी? डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो। फाइनेंशियल एनालिसिस वाला तो वीडियो आएगा ही, इसके अलावा भी कुछ वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे क्यूरियस। जय हिंद।